मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्रक 38, जो कि आपको मिला है 6 अक्टूबर 2021 को। और आपने देखा पिछले जितने भी कार्यपत्रक हैं उसमें हमने हमारा गद्य विधा से नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ा है। जो भी कार्यपत्रक थे वो नेताजी का चश्मा पाठ से संबंधित प्रश्नों के ऊपर आधारित थे। अब ये हमारा दूसरा पाठ यहाँ पर शुरू हो गया है गद्य खंड से। आप सभी जानते हैं आगामी परीक्षा जो कि नवंबर में होने वाली है उसमें गद्य खंड से हमारे कुल 2 ही पाठ आने वाले हैं, नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत। तो यहाँ पर आज इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम बाल गोविंद भगत के बारे में जानेंगे। पाठ का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा कार्यपत्रक बाल गोविंद भगत पाठ से संबंधित है। और यहाँ पर आप इनके लेखक को भी देख सकते हैं, चित्र दिया गया है, ये हमारे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। हिंदी साहित्य में जो भी लेखन कला के अंतर्गत आता है उसको कुछ विधाओं में बांटा जाता है। काव्य की अपनी विधाएं होती हैं और गद्य खंड की अपनी विधाएं होती हैं। नेताजी का चश्मा पाठ हमारा कहानी विधा से लिया गया था और कहानी भी किस रूप में थी? व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में थी। ये जो पाठ है अगर हमसे पूछा जाता है किस विधा में लिखा गया है तो इसको हम कहानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये रेखाचित्र विधा में लिखा गया है। और हालांकि आगामी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि एक आपके पास प्रश्न दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प होंगे, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा में लिखा गया है। ये कौन सी विधा में लिखा गया है? रेखा चित्र में लिखा गया है। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और किस तरह से हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हम लोगों ने कहानी के माध्यम से देशभक्ति के मायने जाना था, यानी कि नेताजी का चश्मा पाठ हमने देखा, समझा और अच्छे से उसके अभ्यास के प्रश्नों पर बातचीत की। अब इस पाठ में रेखा चित्र के माध्यम से, तो ये हमारा किस विधा में लिखा गया है? रेखा चित्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम सभी को ध्यान रखनी है। बाल गोविंद भगत के विलक्षण व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। पूरे पाठ में हम बाल गोविंद भगत के बारे में जानेंगे, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी अनेक बातों के माध्यम से ग्रामीण जीवन की झांकी भी हमें देखने को मिलेगी। इसे हिंदी साहित्य के प्रतिभाशाली लेखक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो कि सामाजिक रूढ़ियों पर करारा प्रहार करता है। तो इस पाठ के माध्यम से बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र तो हमारे सामने प्रस्तुत किया ही गया है, साथ में ग्रामीण जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम पढ़ेंगे और सामाजिक रूढ़ियों पर किस तरह से प्रहार किया गया है, ये सारी बातें हम जानेंगे। पाठ आप पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ से एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ने के बाद, समझने के बाद इसके आधार पर कुछ हमारे प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं के उत्तर हमें देने हैं। आइए जल्दी से इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। और अगर आप ध्यान देते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा पाठ शुरू होता है तो इन्हीं पंक्तियों से हमारा पाठ शुरू होता है। बाल गोविंद भगत मंजोले कद के, मंजोले यानी कि ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे, बीच की कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। तो बाल गोविंद भगत के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाएंगे। तो उनकी उम्र के बारे में पूछा जा सकता है, उनके कद के बारे में पूछा जा सकता है, रंग के बारे में पूछा जा सकता है। तो एक साथ बहुत सारे प्रश्न आपके साथ साथ बनते हुए चले जाते हैं। 60 के ऊपर के ही होंगे, यानी कि उनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। बाल लंबे थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। जटाजूट क्या होता है? बहुत ज्यादा लंबे बाल आप कह सकते हैं। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। उनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं क्योंकि उम्र ज़्यादा है, 60 से ऊपर है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी, मात्र केवल एक लंगोटी पहनते और सर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, कनपटी टोपी यानी कि कान के पास से होती हुई जो कबीर साहब पहनते थे उन्हीं के अनुसार वो टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता, अब ये स्थानीय भाषा का शब्द है, ग्रामीण संस्कृति की झलक आप शब्दों के माध्यम से भी देख सकते हैं। जाड़ा हम किसे कहते हैं? सर्दी को कहते हैं। जब सर्दी का मौसम आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। तो ठंड तो सभी को लगती है, वैसे तो वो हमेशा एक लंगोटी पहनकर रखते थे और ऊपर एक कनपटी टोपी कबीर पंथियों वाली। लेकिन जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते। कमली क्या होती है? कंबल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, और मस्तक पर यानी माथे पर उनका एक तिलक होता था, रामानंदी चंदन का तिलक होता था, जो नाक के छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता था।
गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तो तुलसी की जो जड़ें होती हैं, बेडोल यानी कि उनका कोई आकार नहीं होता था, मनके का आकार नहीं होता था, ऐसे ही बेडोल आकार की तुलसी की जड़ों की माला पहन कर रखते थे। तो ये उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, कैसे वो दिखाई देते थे, सारी बातें बताई गई हैं। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं मन जाए की जगह होना चाहिए, मान लिया जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी कि इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के बाद ऐसे लगता है कि कहीं वो साधु तो नहीं थे, लेकिन वो साधु नहीं थे, नहीं बिल्कुल गृहस्थ, वो गृहस्थ थे, घर गृहस्थी वाले व्यक्ति थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी कौन होती है? पत्नी होती है। तो बाल गोविंद भगत की जो पत्नी है उनके बारे में अब किनको याद नहीं, क्योंकि लेखक हमें बता रहे हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि उनकी जो गृहिणी है, उनकी जो पत्नी है, उनके बारे में तो मुझे ज़्यादा याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। तो उनके बेटे और पतोहू कौन होता है? बेटे की पत्नी को पतोहू कहते हैं। तो उनको उन्होंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, क्योंकि वो गृहस्थ थे, साधु नहीं थे। अब साधु, हमारे समाज में मान्यता है कि जो साधु होता है वो घर में नहीं रहता, किसी सुनसान, किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी वीरान या अनजान जगह पर रहता है, घर गृहस्थी नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे बाल गोविंद भगत है वो साधु जैसे दिखते तो हैं, लेकिन वो गृहस्थ हैं, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे। अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आ जाती है, साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे, यानी वो गृहस्थ भी थे, अपने परिवार के साथ रहते थे, बेटे और पतोहू के साथ रहते थे, खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन फिर भी वो एक सच्चे साधु थे। साधु की जो परिभाषाएं होती हैं, साधु के व्यवहार में जिस तरह के गुण होने चाहिए, वो सारे गुण उनके व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलते हैं। कबीर को साहब मानते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछा जाता है बार बार, कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे, उनके आदेशों पर चलते थे। तो कबीर पंथी थे, और कबीर पंथी थे तो कबीर की मान्यताओं को मानने वाले थे। कभी झूठ नहीं बोलते, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है, ये उनके व्यवहार की बहुत सारी बातें बताई गई हैं। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते। खरा व्यवहार यानी कि बिल्कुल सच्चा सीधा साधा व्यवहार, किसी के साथ छल या कपट नहीं करते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात करना ये क्या है? मुहावरा है, यानी कि स्पष्ट बात करना। उनको घुमा फिरा कर बातें करनी नहीं आती थी, जो भी कहना चाहते थे मुख पर कहते थे, स्पष्ट रूप से दो टूक बात करते थे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, और किसी के साथ बेकार में बिना किसी कारण के झगड़ा मोल नहीं लेते थे। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, और किसी का सामान नहीं छूते थे, ना ही उसको बिना पूछे किसी से व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कुतूहल होना यानी कि आश्चर्य होना, और साथ में आश्चर्यचकित होकर वो जानना चाहते थे कि बाल गोविंद भगत इतने नियमों का पालन कैसे कर लेते हैं। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। तो यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति की झलक हम देख सकते हैं। पहले शौचालय तो नहीं होते थे, तो जो लोग होते थे वो खेतों में शौच के लिए जाते थे। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत इतने नियम के पक्के थे कि किसी दूसरे के खेत में वो शौच तक नहीं करते थे। वे गृहस्थ थे, पूरी तरह से क्या थे? गृहस्थ थे, घर गृहस्थी वाले व्यक्ति थे। लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। लेकिन वो साहब को यानी कबीरदास जी को इतना मानते थे कि उनके पास जो भी था उनको लगता था वो साहब का है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। साहब के दरबार में यानी कि कबीर पंथियों का कोई मठ है, वहाँ पर वो लेकर जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। तो बहुत ज़्यादा दूरी पर था, लगभग 4 कोस की दूरी पर था एक कबीर पंथी मठ से मतलब। तो यहाँ पर साहब का दरबार क्या है? कबीर पंथी मठ है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो कबीर की मान्यताओं पर विश्वास रखते हैं। तो वहां पर वो अपने खेती बाड़ी से जो भी पैदा होता वो लाद कर ले जाते। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता, और प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता, तो जितना भी अनाज उनके खेतों में पैदा होता था, कबीर पंथी मठ में वो जाते थे, जो लगभग 4 कोस की दूरी पर था। अपने सर के ऊपर ही बोझ लाद कर ले जाते थे, और उपहार के रूप में मठ में दान में दे देते थे, और बदले में प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता था, वापस मिलता था, उसे घर लाते और उसी से गुजर बसर चलाते। इन पंक्तियों में हमने जाना बाल गोविंद भगत कैसे दिखाई देते थे, किस तरह का व्यवहार करते थे, कौन कौन से नियमों का पालन करते थे, उनकी दिनचर्या कैसे चलती थी, और किस तरह से वो आजीविका कमाते थे खेती बाड़ी के माध्यम से, और कबीर को साहब मानते थे। ये सारी महत्वपूर्ण बातें जानने के बाद आइए देखते हैं इसी के ऊपर आधारित कुछ हमसे सवाल पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं रेखा चित्र के बारे में भी यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। आखिर ये रेखा चित्र कौन सी विधा है? रेखा चित्र कहानी से मिलता जुलता साहित्य का रूप है, यानी जैसे कहानियाँ होती है वैसे ही रेखा चित्र होता है, इसी से मिलता जुलता रूप होता है। ये नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द की नाप है, यानी कि अंग्रेजी में हम इसको अगर बोलें तो क्या होगा? स्केच होगा। जैसे स्केच हम बनाते हैं तो वैसे ही रेखा चित्र हम खींचते हैं। तौल पर गढ़ा गया स्केच चित्रकला का अंग है। तो स्केचिंग जैसे की जाती है तो किसी व्यक्ति का चेहरा अगर हम स्केच के रूप में दिखाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि वो कैसा दिखता है। अगर कोई चित्र, कोई दृश्य, कोई प्राकृतिक दृश्य हम अगर स्केच के रूप में बनाते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि उस दृश्य में क्या क्या हो रहा है। अगर किसी घटना के बारे में स्केचिंग करते हैं तो हमें स्केच देखने के बाद, यानी रेखा चित्र देखने के बाद वो सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ही कहानी से मिलता जुलता हमारा रेखा चित्र विधा होती है, और ये जो हमारा पाठ है वो रेखा चित्र विधा में ही लिखा गया है। इसमें चित्रकार कुछ इन्हीं गिनी रेखाओं द्वारा व्यक्ति या दृश्य या किसी वस्तु को अंकित कर देता है। साहित्य में जिसे रेखा चित्र कहते हैं उसे भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, यानी कोई भी वस्तु का स्केच हम बना सकते हैं, किसी व्यक्ति का भी बनाया जा सकता है, या फिर किसी दृश्य का अंकन किया जा सकता है। और यही जो स्केच है वो चित्रकला के माध्यम से नहीं बल्कि शब्दों के माध्यम से जब लिखित रूप में बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखा चित्र। संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं रेखा चित्र कलात्मक ढंग से किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु या फिर किसी घटना या किसी भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन होता है, जो कि यहाँ पर बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र हमारे सामने रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और बीच बीच में ग्रामीण संस्कृति की झांकियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये चित्रकला के रूप में नहीं है, ड्राइंग के रूप में नहीं है, बल्कि शब्दों के माध्यम से हमारे सामने एक स्केच खींचा गया है, एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा और इसी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि रेखा चित्र आखिर होता क्या है। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हमारे प्रश्न दिए गए हैं, सभी बहुवैकल्पिक हैं क्योंकि आगामी परीक्षा में हमारे साथ ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 4 विकल्प हमारे पास है, सबसे सही का हमें चुनाव करना है। बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा की रचना है? तो पहला ही सवाल पूछ लिया गया है जिसकी हम बार बार बातचीत कर रहे हैं। तो कौन सी विधा है? रेखा चित्र विधा है। तो ग विकल्प क्या है आपका? सही है। अब देखिए, अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हम कहानी के रूप में भी इसे ले सकते हैं। तो ये कहानी नहीं है। कहानी हमारा कौन सा पाठ है? नेताजी का चश्मा। निबंध के रूप में भी नहीं लिखा गया है, संस्मरण के रूप में भी नहीं लिखा गया है। तो ये कौन सी विधा है? रेखा चित्र। मंझोला शब्द का अर्थ आप देख लीजिए, पहली ही पंक्ति से सवाल पूछ लिया गया है। मंझोला क्या होता है? बीच के कद का, जिसका कद ना ही बड़ा होता है और ना ही छोटा होता है। तो हम क्या कहेंगे? कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर आपका घ विकल्प क्या है? सही है। छोटा नहीं, बोना नहीं, बड़ा नहीं। तो घ विकल्प हमारा क्या है? सही है। बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे? ऐसे कौन से गुण थे उनके व्यक्तित्व में जो उनको गृहस्थ होते हुए भी साधु बनाते थे? आइए विकल्प देख लेते हैं। आचरणगत शुद्धता के कारण, यानी कि उनके व्यवहार में शुद्धता थी। सच्चा साधक होने के कारण। उपर्युक्त दोनों। तो उपर्युक्त दोनों के साथ हम जाएंगे क्योंकि उनका आचरण बिल्कुल क्या था? दो टूक बातें करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे। और सच्चा साधक होने के कारण कबीर को साहब मानते थे और सच्ची भक्ति करते थे। तो ये दोनों गुण हैं जो उनको साधु बनाते हैं। तो तीसरा विकल्प हमारा क्या है? सही। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के भजनों को, गीतों को गाते थे, उन्हीं के नियमों का पालन करते थे। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 5 हम देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे? बाल गोविंद भगत किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे? विकल्प दिए गए हैं कबीर की, साधु की, गृहस्थ की, मानव की। तो कौन सी परिभाषाओं पर वो खरे उतरते थे? साधु की परिभाषाओं पर। हालांकि वो गृहस्थी में रहते थे, घर गृहस्थी संभालते थे, लेकिन फिर भी जो परिभाषाएं हैं एक सच्चे साधु की, वो सारी की सारी परिभाषाओं की कसौटी पर वो खरे उतरते थे। तो ख विकल्प सही है। बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था? दो टूक बात करना बिल्कुल सही है। झूठ नहीं बोलना एवं खरा व्यवहार करना बिल्कुल सही है।
खामखा किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना, ये बात भी सही है, और सारी ही बातें सही हैं। तो एक और विकल्प हमारे लिए बना दिया गया है, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही है? घ विकल्प सही है। ये कुल हमारे 6 प्रश्न दिए गए थे और इसी तरीके के प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गतिविधि भी दी गई है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश से इन प्रश्न के अतिरिक्त 10 प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो आप खुद से भी अनेक प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं और उनके माध्यम से आप अभ्यास कर सकते हैं। छोटे छोटे खुद से आप प्रश्न बनाइए, उनके उत्तर ढूंढिए ताकि अच्छे से आप अभ्यास कर सकें। आज के इस कार्यपत्रक में बस इतना ही है। आइए साथ साथ हमारा दूसरा कार्यपत्रक भी देख लेते हैं। आइए साथ साथ कार्यपत्रक 39 भी देख लेते हैं, जो कि आपको मिला है 8 अक्टूबर 2021 को। और ये हमारा जो पाठ है, ये काव्य खंड से जो हमारा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वहाँ से लिया गया है। क्योंकि सूरदास के पद पाठ से संबंधित अनेक कार्यपत्रक हम हल कर चुके हैं और 2 ही काव्य खंड में पाठ हैं जो आपके आगामी परीक्षा में आने वाले हैं। तो पिछले 2-3 कार्यपत्रक आपने देखे हैं जो कि हमारे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से सवाल हमसे पूछे गए हैं, किस तरह से प्रश्नों को दिया गया है। प्यारे बच्चों, पिछली बार की तरह आज फिर हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयाँ और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो ये जो हमारे पद यहाँ पर दिए गए हैं, जो काव्यांश दिए गए हैं, वो दोहा चौपाई छंद में लिखे गए हैं। यहाँ पर आपके पास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और साथ में यहाँ पर शब्दार्थ भी आप देख सकते हैं। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या समझ लेते हैं जल्दी से, और यहाँ पर संदर्भ सहित भावार्थ भी हम पढ़ेंगे, किस तरीके से इनका भावार्थ हमें बताया गया है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ने संभार। तो यहाँ पर परशुराम मुनि लक्ष्मण से कहते हैं, रे नृप बालक, नृप क्या होता है? राजा। हे राजा के बालक यानी कि हे राजकुमार, हे राजपुत्र, काल बस यानी कि मृत्यु के वश में होकर, बोलत यानी कि बोल रहे हो, तो ही यानी कि तुमने यानी कि नहीं, संभार यानी कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। धनोई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनोई यानी कि छोटे छोटे धनुष के, सम यानी कि समान, त्रिपुरारी यानी कि शिव का पर्यायवाची शब्द है, भगवान शिव का पर्यायवाची शब्द। धनु यानी कि धनुष, विदित यानी कि प्रसिद्ध या विख्यात आप कह सकते हैं, सकल यानी कि पूरे के पूरे, संसार यानी कि संसार में। परशुराम मुनि लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम छोटे छोटे बचपन में धनुष का जो प्रयोग करते थे, उनकी तुलना त्रिपुरारी धनु यानी कि शिव के धनुष के साथ कर रहे हो। तो तुम काल के बस में होकर ये बातें बोल रहे हो, तुम अपने आप को संभाल नहीं रहे हो। विदित सकल संसार, पूरे संसार में विख्यात है, प्रसिद्ध है, सारा संसार जानता है कि ये शिव का जो धनुष है वो किसी साधारण धनुष के समान नहीं है, छोटे छोटे धनुष के समान नहीं है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। और इन बातों को सुनने के बाद, क्योंकि संवाद शैली में लिखा गया है, तो लखन कहा, लखन कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं हंसी यानी हंसते हुए, हमरे जाना कि हमने तो ये जाना है, हमने तो ये समझा है। सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव सुनो, हे परशुराम मुनि सुनो, सब धनुष समाना, सभी धनुष क्या होते हैं? समान होते हैं। का क्षति, क्षति होता है हानि, नुकसान, और लाभु यानी कि लाभ, फायदा। जून यानी कि बहुत पुराना, धनु यानी कि धनुष, तोड़े यानी कि तोड़ने से। का क्षति यानी कि किसको क्या क्षति हो सकती है और क्या लाभ हो सकता है, किसी को क्या हानि हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम मुनि से कि किसी को क्या लाभ हो सकता है, किसी को क्या हानि हो सकती है एक बहुत पुराने धनुष के टूट जाने से। देखा राम नयन के भोरे, और राम ने क्या किया? जब इस धनुष को देखा था तो नयन, नयन वैसे तो आंख का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? नए के अर्थ में। तो राम ने जैसे इस धनुष को देखा था तो उनको नया लगा। नयन के भोरे यानी कि उनको नए धनुष का धोखा हो गया था, भ्रम हो गया था। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, और छूते ही, जैसे ही राम ने इस धनुष को उठाने के लिए इसको छुआ तो छूते ही ये टूट गया। रघुपति का इसमें कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। मुनि बिनु काज करियु कत रोसु। हे मुनि, हे परशुराम मुनि, बिना किसी काज के, बिना किसी कार्य के किस लिए आप इतना क्रोध कर रहे हो? किसी पुराने धनुष के टूट जाने से किसी को क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है? तो आप देख सकते हैं लक्ष्मण और परशुराम मुनि का यहाँ पर संवाद चल रहा है और साथ में यहाँ पर शब्दों के मीनिंग भी आप देख सकते हैं। त्रिपुरारी यानी कि 3 नेत्रों वाले, यानी तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव। नृप क्या होता है? राजा होता है। कालबस यानी कि मौत के वश में होकर, संभार यानी कि संभाल के, और क्षति यानी कि नुकसान, लाभु यानी कि लाभ, तोरे यानी कि तोड़ने से, विदित यानी कि जानता है यानी विख्यात है, सकल यानी कि सारा का सारा यानी संपूर्ण। तो यहाँ पर जल्दी से भावार्थ दिया गया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। संदर्भ सहित भावार्थ भी, जैसे हमने व्याख्या की है तो वही यहाँ पर भावार्थ भी दिया गया है।
पिछले पंक्तियों में हमने जाना था कि लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित होकर बोले। तो पिछला जो हमारा पद था इसी से संबंधित था। तो लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में ऐसे छोटे छोटे धनुष तो हमने बहुत तोड़े हैं, इस तरह से तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। इससे पहले की पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम मुनि से कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, इस तरह से आपने कभी क्रोध नहीं किया। तो इस धनुष के टूट जाने से, इस पुराने शिव के धनुष के टूट जाने से किसी को क्या फायदा है और क्या नुकसान है। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर बोले, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर ही तू संभल कर नहीं बोल रहा है कि तुम मृत्यु के वश में होकर ये सारी बातें कर रहे हो, अपने आप को संभाल नहीं रहे हो, संभल कर बातें नहीं कर रहे हो। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या किसी धनुई के समान है? धनुई क्या होते हैं? छोटे छोटे धनुष के समान है, जिसकी तुलना तुम कर रही हो। परशुराम जी के इस जवाब को सुनकर लक्ष्मण हंसकर बोलते हैं, हे देव, हे परशुराम मुनि, सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे शिव का धनुष हो, चाहे बचपन में जिन धनुष से हमने खेला है। और इस पुराने धनुष के तोड़े जाने से आखिर क्या हानि और क्या लाभ, किसी को क्या नुकसान है और किसी को क्या फायदा है। इसमें रघुपति श्री राम का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि ये तो उनके छूते ही टूट गया। उन्होंने इसको तोड़ने के लिए नहीं उठाया, बल्कि इतना पुराना था कि जैसे ही उन्होंने इसको उठाने की कोशिश की तो छूते ही वो टूट जाता है। मुनि, आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं? हे परशुराम मुनि, लक्ष्मण कहते हैं कि आप बिना किसी कारण के इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हम शेष आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे, यानी कि इन पंक्तियों का ये भावार्थ था, ये व्याख्या थी। सारी बातें समझ आ जाने के बाद आइए यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और कुल 4 ही प्रश्न पूछे गए हैं और साथ में एक गतिविधि भी आप देख सकते हो। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। चलिए अब उपर्युक्त के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सम शब्द का कौन सा विलोम अर्थ नहीं है? तो सम का अर्थ क्या होता है? समान। सम शब्द का अर्थ होता है समान, सम होता है समान। तो समान का विलोम शब्द नहीं है, तो समान का जो विलोम होगा असमान होगा। और यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो असमान के अर्थ वाला नहीं है? तो पहले सवाल को हमें समझना है, निम्नलिखित में से सम शब्द का कौन सा विलोम अर्थ नहीं है? यानी कि सारे के सारे विलोम शब्द होंगे समानता के। समानता का विलोम क्या होगा? असमानता हो सकता है, विषमता हो सकता है। और कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो असमान इसका विलोम है, बिल्कुल सही है। विषम भी इसका विलोम है, बिल्कुल सही है। और समान जो है, समान, वो इसका क्या है? समानार्थी शब्द है, इसका अर्थ है। सम का अर्थ क्या होता है? समान। तो कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प क्या है? सही है। काव्य में प्रयुक्त शब्द त्रिपुरारी किसे कहा गया है? तो त्रिपुरारी शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? शिव का, शिव जी का पर्यायवाची शब्द है। घ विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा शब्द क्रोध का विलोम है? और क्रोध का विलोम पूछा है। तो क्रोध, जब हम क्रोध में होते हैं तो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? अशांत हो जाते हैं। और जब हम इसके विपरीत भाव में होते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। तो कौन सा विकल्प सही है? क विकल्प सही है। नफरत, ये तो नहीं है। और रोष का अर्थ तो वैसे ही क्रोध होता है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? क विकल्प सही है। लक्ष्मण ने परशुराम जी से धनुष के टूटने का क्या कारण बताया? तो लक्ष्मण ने परशुराम मुनि से बताया कि ये जो शिव का धनुष है वो बहुत पुराना था। जैसे ही रघुपति ने, यानी कि राम ने इसे छुआ तो छूते ही वो क्या हो गया? टूट गया। और साथ में राम ने जब इसको देखा तो नयन के भोरे से उनको भ्रम हो गया था कि ये नया धनुष है। तो ये कारण उन्होंने बताया। तो ये कुल 4 ही प्रश्न थे, बड़े ही कम प्रश्न थे और आसान भी थे। साथ में इनको आप पूरा कर लेंगे। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गतिविधि है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। गतिविधि, शिव जी के धनुष के टूटने पर अब तक जितना भी संवाद राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में हुआ है उसे सरल भाषा का प्रयोग कर संवाद रूप में लिखिए। तो इसी बहाने आपका अभ्यास हो जाता है। पूरे पाठ को ध्यान से पढ़िए और इनके बीच में क्या बातचीत हुई है उसको सरल भाषा में, सरल भाषा का मतलब है अपनी भाषा में, सरल हिंदी भाषा में, क्योंकि ये तो हमारी कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। उसमें आपने समझ कर लिखना है। शिव जी के धनुष का चित्र भी बनाइए और आप शिव जी के धनुष का चित्र भी बना सकते हैं। जैसे ही आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलते हैं तो जो पहला चित्र आप देखेंगे वहां पर शिव जी का धनुष भी बनाया हुआ है। तो धनुष का चित्र भी आप बना सकते हैं। कुछ ऐसा आपका जो धनुष होता है इसको आप डेकोरेट भी करते हैं। यहाँ पर आपका ये प्रत्यंचा होती है, धनुष की जो डोरी होती है, तो मैंने तो ऐसे ही बना दिया है। आप इसको सही तरीके से बना सकते हैं। तो कुछ ऐसा आपका धनुष होता है। आपने बहुत सारे धनुष देखे होंगे, दशहरे के आसपास आपने खरीदे भी होंगे, बचपन में आपने इनको चलाया भी होगा और साथ में चित्र भी आप देख सकते हैं। तो एक छोटी सी मज़ेदार सी गतिविधि थी, इसी बहाने आपका अभ्यास हो जाता है। तो इस गतिविधि को भी आप पूरा कर लेंगे।
कोविड के संदर्भ में आप अच्छे से जानते हैं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। आज के इस कार्यपत्रक में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।